मॉर्निंग लाहौर, जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए हफ्ते, एक नए दिन और एक हंसती मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा। सिर्फ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब। दुआ है कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं होंगे ठीक होंगे और अपना आपने वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजारा होगा, खूब हल्ला गुल्ला भी किया होगा। और वीकेंड हमेशा अच्छे अंदाज में, मैं जिस तरह कहती हूँ कि गुजारना चाहिए। और हफ्ते का आगाज़ भी हमेशा मुस्बत सोच और एनर्जी के साथ करना चाहिए, क्योंकि वीकेंड का आगाज़ अच्छे अंदाज में करने की आदत ना कामयाब लोगों की आदत में से एक होती है। क्योंकि अक्सर लोग अपनी आदत ठीक नहीं करते और अपनी नाकामी का सारा मलबा जो है ना वो अपनी किस्मत पर डाल देते हैं। और आपको क्या लगता है कि आपकी किस्मत और मेहनत का कामयाबी में कितना किरदार होता है? क्या सिर्फ आप मेहनत करने से कामयाबी आपको मिल जाती है, या फिर सिर्फ किस्मत का अच्छा होना ही आपको कामयाब करवा सकता है? और अगर देखा जाए ना तो किस्मत सिर्फ एक सूरत हाल या फिर हालात में हो सकती है जिनका सामना आपको करना पड़ता है, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। जैसे कि हम में से किसी ने भी अपने वालिदैन को नहीं चुना है और ये आपकी किस्मत में था कि आपने कहाँ पर पैदा होना है, किसके घर पैदा होना है। और इसके अलावा ना ही हमारा इस बात पे कोई बस चल रहा होता है कि हम कैसे दिख रहे हैं, हमारी नाक कैसी है, हमारी आंखें कैसी हैं, हमारा चेहरा कैसे है, हमारी रंगत कैसी है, हमारे होंठ कैसे हैं। ये सब का सब सिर्फ़ और सिर्फ हमारी किस्मत के साथ रिलेट करता है, जिसका हमने ज़िंदगी में अपने सामना करना पड़ता है। और एक बड़ा खूबसूरत सा जुमला है कि कोई भी ना अपनी फेसबुक प्रोफाइल जितना खूबसूरत नहीं होता और अपने जो शनाख्ती कार्ड जितना बुरा भी नहीं होता है। तो हालात और जो सूरत हाल होती है ना वो किस्मत हो सकती है, लेकिन उन हालात का मुकाबला कैसे करना है ये आपकी चॉइस होती है, ये आप पे डिपेंड करता है। और चॉइसेस से ये तय करते हैं आपका मुस्तकबिल क्या होगा। यानी आपके मुस्तकबिल का जो फ़ैसला है ना आपकी किस्मत से नहीं होता बल्कि आपके इंतखाबात से होता है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान अपनी किस्मत का ख़ुद मेमार होता है। हालांकि हालात वही रहते हैं, लेकिन आपकी जो चॉइस होती है ना वो मुकम्मल तौर पर आपके इख्तियार में होती है, आपके कंट्रोल में होती है। इसलिए चॉइसेस बनाते हुए एहतियात का दामन ना छोड़ें, तभी आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे चीज़ों का इंतखाब करेंगे, अच्छी चॉइस का इंतखाब करेंगे, अच्छे लोगों को अगर अपनी ज़िंदगी में रखेंगे तो मेरे ख्याल से आपकी जनाब किस्मत भी बदलना शुरू हो जाती है और आप ख़ुद अपनी किस्मत के मेमार बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए अच्छे का इंतखाब करेंगे तो ज़िंदगी में अच्छा होगा, वरना जनाब हम अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे कि हम ये चाहते थे लेकिन ये नहीं हो रहा। तो इसलिए बड़ा इसका दारोमदार होता है कि आपने क्या चीज़ का किस वक्त में इंतखाब किया है। तो इसके हवाले से भी गौर व फिक्र करना बेहद लाजमी है। ड्रग एडिक्शन बढ़ती जा रही है नौजवानों में, तो हमने देखा था, लेकिन अब बच्चों में भी ये नशे की लानत जो है ये फैलती जा रही है। डॉक्टर बिस्मा एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। अच्छा डॉक्टर बिस्मा, जिस तरह बात की थी पेरेंटिंग कितनी ज़रूरी है इन सारे केसेस में, कि किस तरह की पेरेंटिंग होनी चाहिए? सबसे मेन रोल जो है मुनीबा वो पेरेंटिंग का ही होता है एक बच्चे की लाइफ में। अब देखें जैसे आप 5-6 साल का बच्चा देख रहे हैं कि वो एडिक्शन में मुब्तला है, तो उसका प्राइमरी जो कनेक्शन है वो किसके साथ है? अपनी फैमिली में, पेरेंट्स के साथ और सिबलिंग्स के साथ। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ के स्ट्रेसर्स क्या हैं जिसकी वजह से आप एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। अब एक घर में जहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड होगा, जहाँ पे मे बी माँ बाप की आपस में नहीं बनती है, या बहन भाई जो है वो हर वक्त किसी ना किसी झगड़े में मुब्तला रहते हैं, एक नॉन कंजीनियल किस्म का एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में पलने वाला बच्चा जो है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो एडिक्शन की तरफ बहुत अर्ली एज में चला जाए। सो बेसिकली सबसे पहली चीज़ जो शुरू होती है वो तो घर के एनवायरनमेंट, घर की एक खुशगवार फ़िज़ा कायम होनी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेरेंटिंग का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो जो दूसरे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एडिक्शन हो सकती है, उसमें पीयर प्रेशर हो सकता है, या उसमें आप कह सकते हैं कि ऐसे अनहेल्दी एटीट्यूड्स या अनहेल्दी किस्म के बिहेवियर्स होते हैं जिसमें बच्चा एंगेज हो जाए और पेरेंट्स जो हैं वो उससे अवेयर ना हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के साथ एक क्लोज़ कनेक्शन, एक फ्रेंडशिप की तरह का, दोस्त की तरह का जो एक रवैया है वो कायम रखें, ताकि बच्चे को जो भी प्रॉब्लम है या बच्चा बाहर, घर से बाहर दोस्तों में जिस तरह की सोहबत में उठ बैठ रहा है और क्या चीज़ फेस कर रहा है वो अपने पेरेंट्स के साथ आके शेयर कर सके। जब वो पेरेंट्स के साथ कोई भी ऐसी चीज़ जो उसके साथ बाहर मनफी तरीके से असरअंदाज कर रही है उसकी पर्सनैलिटी पे, जब वो डिस्कस करेगा तो अल्टीमेटली पेरेंट्स क्या होंगे, वो एक बेहतरीन मशवरा देंगे और उसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस जो है वो रखेंगे। तो जब ये चीज़ें शुरू से ही इम्प्लीमेंट की जाएंगी तो चांसेस कम होते हैं कि बच्चे जो हैं वो
घर से बाहर एडिक्शन का शिकार हो जाएं। ठीक है। तो ज़रूरी है कि एक मुनासिब मिकदार की उनके ऊपर सुपरविज़न का लेवल रखा जाए, उनके साथ दोस्ताना रवैया रखा जाए, उनको बुरे बच्चों की, बुरे दोस्तों की सोबत से दूर रखा जाए। एंड द लास्ट थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि उनको कम्युनिटी में हेल्दी इंगेजमेंट्स जो हैं उनके अंदर एंगेज किया जाए। जैसे बच्चों को खेलों में किसी तरह के जो स्पोर्ट्स क्लब होते हैं उनमें अगर डालें तो उन बच्चों की जो हिडन एग्रेशन है वो इस तरीके से वेंट आउट हो जाती है एंड देयर आर लेस चांसेस कि वो एडिक्शन की तरफ जाएं। अच्छा, अगर इतने छोटी एज के बच्चे जो हैं 2 से 3 साल अगर इसी एडिक्शन में रहते हैं और उसके बाद अगर पेरेंट्स को पता चलता है, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो क्या उसके बाद उनको उस एडिक्शन से छुड़ाने में या उसको कंट्रोल करने में कितना टाइम लगेगा, या वो एडिक्ट हो गए हुए होते हैं? ऐसा नहीं होगा कि 2-3 साल तक बच्चा एडिक्शन में और पेरेंट्स को पता ना हो, बिकॉज उसके फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं जो कि नज़र आते हैं। जैसे बच्चे जो हैं उनकी आँखों को देख के अंदाज़ा होता है, उनकी आंखें रेड रहना शुरू हो जाती हैं, आंखें बहुत ज़्यादा लाल होती हैं, मोर और लेस स्निफी नोज़ यानी नाक बहना शुरू हो जाती है उनकी बहुत ज़्यादा, आउट ऑफ नो वेयर जो है वो फ्लू के सिम्टम्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो वो ऐसी चीज़ है जो कि देखी जाती है और उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो बच्चों की जो फ़िज़िकल जो अपीयरेंस है उसको भी देखना चाहिए, और अगर बच्चा जो है वो आम रूटीन से डिफरेंट बिहेव कर रहा है, जैसे पहले वो थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट था, दोस्तों में बैठता था उठता था, अब वो अलोन आइसोलेशन में रहना शुरू कर देता है और चिड़चिड़ापन उसमें बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो ये वो बिहेवियर्स है जिसकी वजह से ये देखा जा सकता है कि इसके पीछे रूट कॉज क्या है। और समटाइम्स ये नज़र आती है कि बच्चा जो है वो गलत सोबत में बैठ के एडिक्शन की तरफ जा रहा है। तो ये चीज़ें तो जल्दी पकड़ी जाती हैं अगर पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की तरफ केयरफुल एटीट्यूड रखें। अब जब पता चल जाता है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये देखा जाए कि वो किस स्टेज पे है। ठीक है, वो हैबिचुएशन की स्टेज पे है या वो एडिक्शन की स्टेज पे है, और जब ये आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो फिर उसकी ट्रीटमेंट करवानी ज़रूरी होती है, उसको डिटॉक्स करवाना, जिसको कहते हैं सोबर स्टेज क्रिएट करने के लिए उसके ऊपर हेल्प करना, चाहे उसके लिए किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर की में उसको एडमिट करवाना पड़े या प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिक की ट्रीटमेंट लेनी पड़े, तो दैट इज़ द अलार्मिंग स्टेज जिस पे ये ज़रूरी है। लेकिन ये चीज़ अगर टाइमली आइडेंटिफाई हो जाए और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चा जो है वो रिकवर कर जाता है। लेकिन अगर साइकाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो उसका फिर क्या ट्रीटमेंट होगा? थेरेपी सेशन? साइकाट्रिस्ट जो हैं वो तो ऑब्वियसली मेडिकेशन के थ्रू ही उनको ट्रीट करेंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस होता है वो इस ट्रीटमेंट के साथ उनको बेहतरीन काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, जो कि उनको एंडोर्स करवाए कि व्हाट दे आर, उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वो एक इंसान के तौर पे किस तरीके से अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और कैसे एक अच्छी ज़िंदगी जो है उसको गुजार सकते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट के थ्रू उसकी बेहतरीन काउंसलिंग करवाना जो है दैट कैन बी द अल्टीमेट ट्रीटमेंट फॉर अ ड्रग एडिक्ट। मतलब दोनों साइकेट्रिस्ट भी और साइकोलॉजिस्ट दोनों मिलके इस हवाले से काम करते हैं। अच्छा, फिर डॉक्टर बिस्मा, बहुत से ऐसे भी एडल्ट्स होते हैं या स्कूल गोइंग भी बच्चे होते हैं जो इस चीज़ का शिकार भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत से केसेस में मैंने ऐसे भी देखे हैं कि उनको रिहैब के लिए भेजा जाता है, वहाँ पर ठीक हो जाते हैं, जब वो वापस आते हैं तो दोबारा से वो एडिक्ट हो जाते हैं और वही नशा करना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है? इसकी जो रीज़न होती है ना वो ये होती है कि ऐसा क्या ट्रिगर होता है जिसकी वजह से ये रिलैप्स होता है। जैसे इसके शुरू होने के जो फैक्टर्स होते हैं, इसको ट्रिगर करने के भी फैक्टर्स होते हैं। ट्रिगरिंग फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो उसकी एनवायरनमेंट होती है जिसमें उसने वो नशा शुरू किया, आपने उससे उसको डिफरेंटली बिहेव करके अलहदा किया, अचानक वो दोबारा उस सोबत में बैठ जाता है या उस एनवायरनमेंट में दोबारा एंगेज हो जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रिगरिंग पॉइंट होता है जिससे रिलैप्स अकर करता है और वो दोबारा नशे की लत में मुब्तला होता है। तो इसीलिए मैंने आपको लास्ट जो सलूशन बताया था वो ये कि उनको हेल्दी एक्टिविटीज़ और हेल्दी एंगेजमेंट से एंगेज किया जाए, ताकि पहले जो उनके रवैये थे और पहले जो उनकी बाहर दोस्तों में या एनवायरनमेंट में जिस तरह की भी एंगेजमेंट थी अब वो डिफरेंट होंगी, तो रिलैप्स के चांसेस कम होंगे। बट स्टिल अनफॉर्चुनेटली किसी ना किसी लेवल पे रिलैप्स का चांस होता है, तो कांस्टेंट सुपरविजन के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि इसको ट्रिगर होने से बचाया जाए। ठीक है, मतलब वो रिहैब होकर वापस आए तो ये चीज़ों को अब मद्देनज़र रखना चाहिए कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से उनको दोबारा से वो ट्रिगर हो सकता है और जिसकी बिना पर वो उस कंपनी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। अच्छा, जाते जाते डॉक्टर बिस्मा क्या सजेस्ट करेंगे और क्या पैगाम देना चाहेंगे ख़ासतौर पर देखने वालों को? देखने वालों के लिए तो यही पैगाम है कि नशे की लानत और नशे की जो लत है, इससे जिस हद तक भी आप अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने गिरदो नवा में रहने वाले लोगों को बचा सकते हैं वो बचाएं, क्योंकि ये एक मॉरल
आपके ऊपर जो है जिसको कहते हैं कि ऑब्लिगेशन भी है, आपके लिए अखलाकी तौर पे भी आपकी ये ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इंसानियत के नाते भी मेरा ख्याल है कि ये ज़रूरी है कि आप अपने अलावा अपने सराउंडिंग में रहने वाले लोगों की फलाह के लिए जो कर सकते हैं मैक्सिमम वो करें। एग्जैक्टली, इंडिविजुअल भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इकदाम हमें उठाने की ज़रूरत है। डॉक्टर बिस्मा एजाज, माहिर नफ्सियात, हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर बिस्मा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और जनाब, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह हम बच्चों के हवाले से बात कर रहे थे कि उनमें नशे की लानत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और अब बच्चों की सेहत के हवाले से बात करेंगे। जनाब, मौसम में तेज़ी से गैर मामूली तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, और हम देखते हैं कि कभी स्मॉग हमारी फ़ज़ा को आलूदा, तो कभी हल्की रिमझिम मौसम को सुहाना कर देती है। और इसी तरह मौसम बदलते ही सिर्फ लिबास ही नहीं बल्कि बीमारियों की नौइयत भी तब्दील होती रहती है, और मौसम बदलते ही उन मौसमी बीमारियों के जरासीम भी इंसानों पर हमलावर हो जाते हैं। कभी डेंगू तो कभी कोरोना वायरस हमारा जीना मुहाल कर देता है। लेकिन कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जो तेज़ी से तो फैल रही हैं, लेकिन उस पर किसी किस्म का ध्यान या एक्शन नहीं लिया जाता है। उन बीमारियों में सर फहरिस्त डिप्थीरिया, या फिर जिसको हन्नाक की बीमारी कहा जाता है, जो तेज़ी से फैलती जा रही है। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हन्नाक के जरासीम ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, और सर्दियों के मौसम में बच्चों में हन्नाक या डिप्थीरिया की बीमारी ज़्यादा कॉमन पाई जा रही है। और महकमा सेहत के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जनाब 25 से 31 दिसंबर के दौरान हन्नाक से तकरीबन 9 बच्चे ज़िंदगी की बाजी हार गए, और सिर्फ सुबह पंजाब से ही हन्नाक के सैकड़ों केसेस हमारे सामने आए हैं। तो ये बीमारी है क्या, इससे किस तरह बचा जा सकता है, क्या क्या इकदाम हमें करने चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मिर्ज़ा अयूब बेग हैं, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये हन्नाक या डिप्थीरिया जिसे कहा जाता है, ये बीमारी है क्या? जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी आपकी। असल में ये खन्नाक जो है, ये हम जिस तरह कहते हैं कुछ बीमारियां होती हैं जो कि हमारे गले से ऊपर के हिस्से को मुतासर करती हैं। अच्छा। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी हाँ जी। और बुखार। तो ये एक जरासीम है, बैक्टीरिया है, ये उसमें शामिल है जो कि नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब और बुखार की बीमारी करता है। अच्छा। और इसका जो स्प्रेड है, यानी इसका फैलाव है, वो उसी तरह है जिस तरह की दूसरी बीमारियों का होता है कि जब आप खांसी करते हैं या छींक मारते हैं तो इसका जो जरासीम है वो फ़िज़ा में होता है और फ़िज़ा से दूसरों को ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक लेकिन ये बुनियादी तौर पे बच्चों की बीमारी है, बच्चों में ज़्यादा होती है, और बाज़ औक़ात इसमें बच्चे जो है ना वो सीरियस भी हो जाते हैं। अच्छा, ये वायरल डिजीज़ है या बैक्टीरियल डिजीज़? नहीं, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। कॉनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया एक बैक्टीरिया होता है। अच्छा। वो ये बीमारी करता है, लेकिन वो बैक्टीरिया जो है ना वो दूसरे बैक्टीरिया से थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें इसका एक ख़ास किस्म का जहर निकलता है इस बैक्टीरिया में से। अच्छा। और वो जहर अगर निकल जाए, बीमारी उस स्टेज पे पहुंच जाए, तो वो जहर ख़तरनाक होता है। उस जहर को आप एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इसकी शुरू में जो अलामत ये होती हैं कि जिस तरह नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब होता है या बुखार होता है, उसी तरह बच्चे को अलामत आएंगी। ओके। लेकिन उसके बाद में जो है ना बच्चे की जो है ना वो गर्दन मोटी हो जाती है, जिसे आप बुल्स नेक कहते हैं। ओके। बच्चे की गर्दन मोटी हो जाएगी, और गले के अंदर अगर कोई डॉक्टर मुआयना करेगा उसका, तो उसके गले के अंदर जो टॉन्सिल्स होते हैं उस पर जो है ना वो ग्रे रंग की एक मेम्ब्रेन जम जाती है, अपना एक लेयर जम जाती है ओके। ग्रे रंग की। और अगर उसको कोई उखाड़ने की कोशिश करे तो अंदर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिकली होता ही है कि जब गले में इन्फेक्शन होती है, गले फूलते हैं, तो उसके साथ जो हमारे यहाँ पर लिम्फ नोड या जिसे हम गदूद कहते हैं, गर्दन के गदूद, वो फूल जाते हैं, और उसकी वजह से सांस पे लेने में दुश्वारी हो जाती है। जब सांस लेने में दुश्वारी होती है तो वो कंडीशन ख़तरनाक होती है। अगर उस वक्त मरीज़ की या बच्चों की वो उसको फ़ौरन रिससिटेट ना किया जाए, उसकी सांस की नाली को बहाल ना किया जाए, तो इससे डेथ वाक़ई हो सकती है।
अच्छा, आजकल एक मम्स का भी बहुत ज़्यादा चला हुआ है बच्चों में, वो भी बहुत से हो रहे हैं, क्या वो भी इससे रिलेट करता है या वो अलग है? नहीं, मम्स एक वायरल डिजीज है। अच्छा, ठीक मम्स है। एक अलग बीमारी है, ठीक है। डिप्थीरिया एक अलग बीमारी है। मम्स एक वायरस से होती है ओके। और डिप्थीरिया जो होती है वो ये इस मैंने आपको बताया कॉर्नी बैक्टीरिया की डिप्थीरिया वजह से से होती है। मम्स के अंदर आपके सिर्फ ग्लैंड फूलेंगे हाँ। यहाँ पर, लेकिन उससे आपको सांस लेने में दुश्वारी नहीं होती। ओके, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसके अलावा इस जो जरासीम है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, इसमें से एक ख़ास किस्म का जहर रिलीज़ होता है और वो जहर जो जाके आपके हार्ट को मुतासिर करता है और जिस्म के दूसरे हिस्सों को मुतासिर करता है। तो लिहाजा इसका जो है ना वो फौरी तौर पे ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी नहीं तो है। पता कैसे चलना शुरू हो जाएगा कि हमें ये डिप्थीरिया की बीमारी है, या बच्चे को अगर देखा जाए तो? देखें, इसमें बच्चे की ख़ास किस्म की नेक होती है, बुल्स नेक कहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो उस स्टेज पे तो ये, लेकिन वो स्टेज काफ़ी अगली स्टेज आ चुकी होती है। अच्छा। हाँ, काफ़ी अगली स्टेज होती है जिसमें बुल्स नेक हो जाती है, गर्दन सारी सूज जाती है, बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी होती है और बच्चे के सांस के दौरान एक ख़ास किस्म की आवाज़ पैदा होती है जब वो सांस अंदर लेता है। इसे स्ट्राइडर कहते हैं हमारी मेडिकल लैंग्वेज में। ओके, ठीक है। जब बच्चे को वो सांस लेने में दुश्वारी हो और साथ स्ट्राइडर आ रहा हो या आवाज़ आ रही हो, वो आवाज़ उस आवाज़ से मुख्तलिफ होती है जिसे हम सीटी बजना कहते हैं या दमा होता है। वो दमा वाली आवाज़ नहीं होती है। दमे वाली आवाज़ जो है जब हम सांस बाहर निकालते हैं आमतौर पे उस वक्त आती है, सीटी बजती है सांस के साथ। जिस तरह जो है ना बच्चा मुश्किल से सांस बाहर निकालता है, वो तो है दमे की बीमारी। लेकिन इसके अंदर सांस लेते हुए, सांस अंदर लेते हुए आवाज़ आती है, इसे स्ट्राइडर कहते हैं। तो ये वो ख़तरनाक स्टेज होती है और इस पे आप कह सकते हैं कि बच्चे को जो है वो ये डिप्थीरिया हो गया। नहीं तो अर्ली जो इसके साइंस एंड सिम्टम्स वो यही है कि जैसे आम कोल्ड के जी, जो नज़ला, symptoms ज़ुकाम, होते गला हैं। ख़राब, बुखार, अगर उस वक्त आप बच्चे को जो है वो एंटीबायोटिक दे दें, एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है जो कि बहुत मशहूर है, जी। तो उससे ये होता है कि बीमारी का फैलने का या फैलाव या उसकी जो है वो मुतासिर करने की या मौत वाक़या होने का इम्कान कम हो जाता है उससे, अगर उस स्टेज पे शुरू में एंटीबायोटिक दे दी जाए। अच्छा, इसकी डेथ रेशो कितनी है और ये कितनी खतरनाक बीमारी है? देखें, बेसिकली इसका जो है वो ये बीमारी जो है ना वो ख़तरनाक बहुत ज़्यादा है अगर एडवांस स्टेज पे पहुंच जाए। अच्छा, ठीक है। और उस वक्त जो है ना वो ख़ास किस्म के एंटीटॉक्सिन होते हैं, एक जो कि बनाया हुआ है जहर को मारने का, वो जो है ना वो आईवी इंजेक्ट करते हैं तो उससे जो है ना बचत हो जाती है। लेकिन इसमें यह है कि अगर आप अर्ली स्टेज पे ट्रीट कर लें या इसकी इम्यूनाइजेशन कर लें तो फिर इसमें जो है ना मौत वाक़ होने का इम्कान कम है। लेकिन अच्छा। पाकिस्तान में जो है वो पिछले साल 25 बच्चों की डेथ हुई थी डिप्थीरिया की वजह से, ओके। और और बाकी सैकड़ों के हिसाब से जो है ना मुख्तलिफ जो है ना वो छोटे शहरों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के उसमें ये बच्चे मुतासर हुए इसमें। लेकिन ये ज़्यादातर कहाँ पर, मतलब कोई हाइजीन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, कोई इससे भी रिलेट करती हैं ये चीज़ें? हाँ, देखें, जहाँ पर लोग, वही बात है, इकट्ठे रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं एक जगह पर, कोई ऐसा आपका बोर्डिंग प्लेस है जहाँ पर अच्छा। बच्चे इकट्ठे रहते हैं बहुत ज़्यादा, ज़्यादातर बच्चों की बीमारी है या बूढ़ों की बीमारी है। हाँ। यंग एज पे नहीं होती बीमारी है, अच्छा, ठीक है। बच्चों की बीमारी है मेनली है। तो उसमें यह है कि जो लोग ज़्यादा इकट्ठे रहते हैं एक जगह पर, कोई आपका ऐसा कोई बोर्डिंग प्लेस है, हॉस्टल है, तो वहाँ पर ये बीमारी होने का इम्कान ज़्यादा होता है जहाँ इकट्ठे हों लोग बहुत ज़्यादा, एक कमरे में ज़्यादा लोग रहते हैं। बाकी वैसे इम्कान इसका कम है फैलने का। लेकिन इसका फिर ट्रीटमेंट क्या है? अगर ये लास्ट स्टेज पर डॉक्टर साहब पहुंच जाती है तो क्या चांसेस हैं कि ट्रीटमेंट के थ्रू इसको सही किया जा सके और उसके बाद बच्चा जो है एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे? हाँ जी, देखिए, इसमें बात यह है कि शहर में तो ये इलाज इसका मुमकिन है क्योंकि हमारे पास हॉस्पिटल में फैसिलिटी होती है कि अगर बच्चे की जो है ना वो गर्दन सूज गई है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, तो फिर आप जो है वो बच्चे को जो है वो उसको जो है ना एंडोट्रेकियल ट्यूब कहते हैं, सांस की नाली में सांस बहाल करने के लिए वो ट्यूब डाल सकते हैं और मुख्तलिफ तरीके हैं। उस तरीके से बच्चे को बड़े अस्पतालों में बचाया जा सकता है। अच्छा। और उसके साथ जो है वो एंटीटॉक्सिन जो जहर को मारने की दवाई है वो अवेलेबल है, वो लगाई जा सकती है। लेकिन ये बड़े शहरों में, लेकिन प्रॉब्लम आती है छोटे शहरों के अंदर, देहातों के अंदर, जहाँ पर डेथ जो है वो छोटे शहरों में ही होती है और वहीं पर जो है वो लोग या बच्चे मुतासर हो रहे होते हैं। तो इसका असल में तो जो इलाज जो इससे है, जो इसका
कहना चाहिए, बचाव ज़्यादा इंपॉर्टेंट जी, है जी। और उसके लिए है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन करवाना या वैक्सीन का खास करके ख्याल रखना। हमारे साथ डॉक्टर मिर्ज़ा अयूब बेग साहब मौजूद है, कंसल्टेंट पर्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और जनाब डिफ्थीरिया के हवाले से हैं, जिसे हन्नाक की बीमारी कहा जाता है और जो बच्चों में ख़ास करके पाई जाती है, उस हवाले से बात की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया और लाहौर आजकल मुल्की और सूबाई सियासत का महवर बना हुआ है। मुल्की सियासत का मुस्तकबिल क्या होगा, सभी फैसले इसी बागों के शहर से सामने आ रहे हैं और पंजाब असेंबली की तहलील की आईनी जो अमल है वो भी मुकम्मल हो चुका है और इस हवाले से बाकायदा अब नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है, जिसके बाद पंजाब काबीना अरकान असेंबली के ओहदे ख़त्म हो गए हैं, जबकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ओहदे पर ही रहेंगे। गुज़श्ता रोज़ ज़मान पार्क में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से परवेज़ इलाही जो वज़ीर आला हैं पंजाब के, उनकी मुलाकात हुई है और जिसके बाद पंजाब के निगरान वज़ीर आला के लिए पीटीआई की जानिब से नाम सामने आ गए हैं। पीटीआई और काफ लीग ने मुश्तरका तौर पर 3 नाम तजवीज़ कर दिए हैं। अहमद नवाज सुखेरा हैं, नसीर खान है और नासिर सईद खोसा के नामों पर इत्तफाक किया गया है दोनों की तरफ से। परवेज़ इलाही ने कहा है कि तीनों नाम इमरान खान से मुशावरत के बाद ही फाइनल किए गए हैं और अब निगरान वज़ीर आला के लिए तीनों नाम गवर्नर को भी भेजेंगे। इमरान खान की जानिब से काफ लीग को पीटीआई में जम होने की भी दावत दी गई है और जिसके बाद काफ लीग ने आज अपना आला सतह का इजलास तलब कर लिया है। साबिक अरकान असेंबली होंगे, सेनेटर्स होंगे, टिकट होल्डर्स इजलास में मदऊ हैं और पीटीआई के साथ इत्तेहाद करना है या अलग शनाख्त अपनी बरकरार रखनी है, ये मामला भी आज के इजलास में ही ज़ेर बहस आएगा। और मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने यही कहा था कि जनाब तहरीक इंसाफ में जम होने या ना होने का जो फैसला है वो आज ही होगा। दूसरा देखा जाए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के हवाले से तो उसको तोड़ने की समरी कल गवर्नर को भेजने का फैसला किया गया है। इमरान खान का कहना है कि मुनहर्रिफ अरकान से नहीं मिलूंगा और दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई है और बिलावल हाउस में ये होने वाली जो मुलाकात है जनाब इसका जो दौरानिया वो 1 घंटा रहा है। मुलाकात में आम इंतखाबात और दीगर सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ है और इस मुलाकात में क्या क्या मामला तय पाए हैं, दोनों इत्तेहादियों की जानिब से क्या लाएअमल अपनाया जा रहा है, मुल्की सियासत में नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं या नहीं हो रही, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब लियाकत अंसारी साहब है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से जनाब बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। लियाकत साहब आपको वेलकम कहती जाओ लाहौर में, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। लियाकत साहब, पंजाब असेंबली की जो तहलील की आईनी अमल था वो मुकम्मल हो चुका है। लग तो ये रहा था कि शायद कोई रखना डाला जाएगा, कोई डिले टैक्टिक्स दोबारा से अपनाया जाएगा, नोटिफिकेशन भी अब जारी हो गए, तो अब सियासत में क्या नई डेवलपमेंट आई है, क्या होने जा रहा है, करंट सिचुएशन क्या है? देखिए, पंजाब असेंबली की तहलील के बाद जो है वो अब निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का जो आईनी अमल है वो शुरू हो चुका है और पीटीआई ने जो है वो 3 नाम तजवीज़ किए हैं, जिनमें अहमद नवाज खेरा जो हैं ये ब्यूरोक्रेट हैं, इसी तरह जो नसीर खान हैं ये नारोवाल से तल्लक रखते हैं, साबिक वज़ीर सेहत रहे हैं। अच्छा। और जो तीसरा है नासिर सईद खोसा साहब, ये साबिक चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर रहे हैं, फाइज। तो आज जो है वो वज़ीर आला पंजाब जो परवेज़ इलाही गवर्नर को ये तीनों नाम भिजवा देंगे। उसके बाद ज़ाहिरी बात है अपोजिशन लीडर को भी अपने नाम गवर्नर को भिजवाने हैं और फिर इन लोगों के पास जो है वो असेंबली की तहलील की मुद्दत के बाद से जो है वो 3 दिन का वक्त है, इसके अंदर जो है ये आईनी अमल को मुकम्मल करना है। अगर वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान इन नामों पर किसी एक पर नाम पर इत्तेफाक नहीं होता है तो फिर एक पार्लिमानी कमेटी बनेगी। अच्छा। उसमें हुकूमत और अपोजिशन जो है वो दोनों अपने अपने नाम जो हैं वो 2-2 नाम जो हैं वो स्पीकर को भिजवा देंगे, स्पीकर उसे नोटिफाई करेगा और फिर उस कमेटी के पास भी 3 दिन का वक्त होगा।
अगर वो ओके। कमेटी भी नाकाम हो गई तो ये फिर मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। लेकिन ये बात तयशुदा है कि जो 2 हुकूमत और 2 अपोजिशन के नाम होंगे, यानी 4 नाम जी जी। जिनमें से जिन पर इत्तेफाक नहीं हुआ होगा, उन चारों में से ही इलेक्शन कमीशन जो है 48 घंटे में किसी एक को निगरान वज़ीर आला अच्छा, मुकर्रर वो कर देगा। जो इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर फिर किसी को भी मुंतखब कर लेगा उन चारों में से? नहीं, वो उन्हीं 4 नामों में से जो पार्लिमानी कमेटी में डिस्कस हुए होंगे, जी। और उसमें वो कमेटी अपनी ये रिकमेंडेशन देगी कि हम नाकाम रहे हैं इत्तेफाक राय करने के लिए और ये 4 नाम हैं। इलेक्शन कमीशन उन्हीं 4 में से किसी एक नाम पे जिसको है। वो चाहेगा वो केयर टेकर के लिए नोटिफाई कर सकता है सीएम के तौर पर। लेकिन क्या ऑपोजिशन की तरफ से नाम आ गए हैं दिन या अभी नहीं आए? अभी हमजा शहबाज की तरफ से नाम नहीं आए, अभी तो सिर्फ पीटीआई और मुसल्लिक काफ ने अपनी मुशावरत की है। अच्छा। मुमकिन है कि आज वो गवर्नर को भिजवा दें या उन्होंने अभी अपनी पार्टी के इंटरनल मुशावरत कर रहे हों। पीटीआई की हद तक तो मैं ये बात कंफर्म कह सकता हूँ कि पीटीआई चाहती है कि किसी तरह उनका अपोजिशन लीडर के साथ इत्तेफाक हो जाए किसी एक अच्छा। नाम पर, इलेक्शन कमीशन तक मामला ना जाए। लेकिन ज्यादा किस नाम की मतलब जराए क्या कहते हैं कि कौन ज्यादा देखिए, इस नासिर दौड़ सईद में खोसा आ के गए? हवाले से कहा जाता है कि वो अच्छा। पीटीआई के लिए भी एक्सेप्टेबल है और नूली के लिए भी ओके। एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो पिछली दफ़ा जब उनका नाम केयर टेकर के लिए दिया गया था, जब पिछली दफ़ा हुकूमत बन रही थी और निगरान सेटअप बन रहा था, तो उस वक्त सोशल मीडिया पर और इस तरह के और दूसरी सियासी सतह पर उन पर कुछ तनकीद हुई थी, जिसके बाद पीटीआई ने यह नाम वापस ले लिया था। अच्छा। तो लग यही रहा है कि नासिर सईद खोसा साहब जो हैं, अगर उनसे बाज़ाब्ता रब्ता किया तो शायद इनकार भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका ये कह लें कि स्वाबदीद है कि वो इस जिम्मेदारी को कबूल करते हैं कि नहीं। बहरहाल वो एक काबिल कबूल नाम है दोनों जानब से। ठीक है। दूसरा जो है नसीर खान, ये मतलब इनका ताल्लुक मुसल्लिक काफ के दौर में ये वज़ीर सेहत रहे हैं, तो ये नारोवाल से मतलब धीमे मिजाज के अच्छे आदमी हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर अक़वाम मुत्तहिदा WHO में भी काम किया हुआ है। तो बुनियादी तौर पर तो नाम तो जो हैं वो तीनों ही जो हैं मतलब मुनासिब नाम है, इसमें कोई एतराज़ वाली गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब मुस्लिम नून का देखना है कि उनका रुझान है क्या। हाँ। कोई वो जानबूझकर कोई ऐसा आदमी, कोई टेढ़ा आदमी जो है वो केयर टेकर सीएम के लिए लाना चाहते हैं और फिर मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाए तो उन्हीं में से किसी को, एक अपने नॉमिनी में से किसी को नोटिफाई करवाना चाहते हैं, या वो भी चाहते हैं कि मामला जो है वो पार्लियामेंट कमेटी तक कम अज़ कम, अगर वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर भी नहीं होता तो पार्लियामेंट कमेटी में तय पा जाए। ये तो मुस्लिम लीग नून का रुझान अभी सामने नहीं आया। ये तो जब तक नाम सामने नहीं आएंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि पार्लियामानी कमेटी में जाएगा या उसके बाद इलेक्शन कमीशन में ये मामला जाएगा। अच्छा, पंजाब काबीना अरकान असम्बली के ओहदे अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन स्पीकर डिप्टी स्पीकर तो बरकरार हैं अपने ओहदों पर। तो अब ये निज़ाम कैसे चलेगा अनसाइड साहब? मतलब सारी चीज़ें किस तरह चीज़ें कैटर की जाएंगी? परेशानी वाली बात नहीं, केयर टेकर सेट अभी वज़ीर आला मौजूद लेकिन अभी है, तो वज़ीर आला निज़ाम चला रहे हैं तजवीज़ इस दिए गए वक्त चोई परवेज़ लाई, और उसके बाद जो है जब केयर टेकर सीएम आ जाएगा तो वो केयर टेकर सीएम अपनी कैबिनेट बनाएगा और वो डे टू डे अफेयर्स जो होते हैं ज़रूरी वो देखेगा और इंतखाबी अमल की निगरानी करेगा। तो वो इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। जब इलेक्शन होते हैं तो हर 5 साल बाद या जब भी असम्बली डिज़ॉल्व होती है उसके बाद ऐसा ही तरीका होता है, और इसमें कोई ऐसी ये नहीं है कि सिस्टम नहीं गिरता है, कुछ नहीं होता है, चलता केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी तो मामलात अच्छे तरीके से चल पाएंगे, दोबारा से सारी चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, कल नई डेवलपमेंट्स भी सामने आई हैं। वज़ीर आला की ज़मान पाक में जाके इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई है। क्या मामला तय पाए हैं? क्या किन नुकात पर ज़्यादातर बातचीत की गई है कल की मुलाकात में? देखिए, जो मेरी तलात है मुस्लिम लीग कायदे आज़म जो है वो पीटीआई में ज़म होने जा रही है। अच्छा। और आज इसका बाज़ाब्ता अमकान है कि ऐलान हो जाएगा। ओके। क्योंकि उसमें एक तो ये है कि मोनसलाई चाहते हैं कि पीटीआई के साथ अब ज़म हो जाए। जो इनकी पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत है वो भी यही चाहती है कि पीटीआई में ज़म हो जाए। एक तकनीकी वजह भी है और वो है कि इस वक्त मुस्लिम लीग कायदे आज़म जो है वो चुश शुजात उसके सदर हैं और तारिक शीर चीमा उसके सेक्रेटरी जनरल है, और इलेक्शन कमीशन में केस है, तो वहाँ से इन्हें मेरा नहीं ख्याल कि चुई परवेज़ लाई या इनके हामियों को वहाँ से कोई रिलीफ मिले। इसलिए ये तो मुमकिन नहीं है कि चुई शुजात हुसैन जो है कल को आप इन लोगों को टिकट जारी करें कि आप पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं और टिकट हम आपको काफली का दे देते हैं, तो ये तो मुमकिन नहीं है। अच्छा। इसलिए ये भी मुमकिन नहीं है कि ये अब रातों रात अपनी नई जमात बना लें, क्योंकि इसमें भी कुछ प्रोसेस होता है, जो प्रोसीजरल चीज़ें होती हैं उनको अडॉप्ट करते हुए वक्त लगेगा।
तो इसलिए इनके पास यही बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि पीटीआई के ये हम ख्याल भी हैं, पीटीआई के नज़रियाती तौर पर करीब भी हैं। चौधरी परवेज़ लाई हों या फिर मोनस लाई हों, वो इमरान खान को एक एज ए लीडर आइडलाइज भी करते हैं। तो यही इम्कान है कि आज जो शाम को इजलास चौधरी परवेज़ लाई की रिहाइश का पर बुलाया गया है, उसमें पीटीआई में जम कर दिया जाएगा। चौधरी परवेज़ लाई की जो हामी है वो उसमें जम हो जाएंगे और फिर वो पीटीआई के टिकट पर ही इलेक्शन लड़ेंगे। और जो बाकी चौधरी शुजात हुसैन के जो हामी हैं वो फिर अलग से ही उनकी जमात शुजात नहीं है। और उनके हामी जो हैं हाँ। वो मुस्लिम क्या नून, चौधरी वो शुजात मुस्लिम साहब नून को के भी साथ एडजस्ट मनाया जाएगा अगर केस में जम हो लिया जाए, नहीं, या नहीं। ऐसा मुमकिन ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं मुमकिन, क्योंकि वो तो बहरहाल पीडीएम के साथ खड़े हैं। चौधरी हाँ। शुजात हुसैन, उनकी सियासत मुस्लिम नून के साथ है। मुमकिन है कि उनके बेटे जो हैं वो इलेक्शन में जो है वो मुस्लिम नून के टिकट पर ही इलेक्शन लड़ें, ओके। या उनके अलाइंस के साथ लड़ें। काफली के प्लेटफॉर्म से भी लड़ते हैं तो उनके हल्के में फिर पीडीएम जो है अपना उम्मीदवार नहीं देगी। तो इसलिए वो अब चैप्टर क्लोज हो चुका है। वो पीडीएम के साथ खड़े हैं। कल को कोई इलेक्शन के बाद क्या हालात बनते हैं वो कुछ अभी कहना मुश्किल। तो मतलब आज जो आला सतह का इजलास होना है काफले का, उसमें ये कंफर्म मतलब डिस्कशन की जाएगी कि हमने जम होना है या नहीं होना? नहीं, ये नई वाला मेरा ख्याल चैप्टर नहीं आएगा, बस जमी होना है। जमी होना है, इस पे कंफर्म मोहर लगा दी आपने आज। ये जमी होंगे, इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। अच्छा, मतलब हमारे ज़राए जो है वो अंसारी साहब के ज़राए ये कह चुके हैं कि जनाब उन्होंने जम होना है और ये आज इसका बाकायदा ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो नून लीग की अब हिकमत अमली क्या अपनाई जा रही है, उनकी तरफ से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा नून है? लीग अंसारी साहब देखिए, नून लीग के हवाले से ये है कि एक तो आसिफ अली जरदारी कल से लाहौर में हाँ उन्होंने जी, शुजात से शुजात साहब से मुलाकात की है मुलाकात हुई और पीएमएलएन की लीडरशिप से भी मुलाकात करेंगे। हाँ। बुनियादी तौर पर अब वो पंजाब में सीट एडजस्टमेंट चाहेंगे अच्छा। मुस्लिम नून के साथ, ओके। क्योंकि उन्होंने वफाक में उनको प्राइम मिनिस्टरशिप दिया। सारी की जो वजारतें हैं वो प्राइम मिनिस्टर के साथ नून लीग की टीम इंजॉय कर रही बिल्कुल, है। बिल्कुल। बाकी इत्तेहादी तो जो हैं वो उस गिने तरह की चुने उनके हैं। पास वजारतें नहीं हैं, लेकिन हाँ। मतलब वजारतें तो हैं, लेकिन उस तरह की बाख्तियार वजारतें जो होती हैं जिनमें कोई मतलब डिलीवर करना होता है वो चीज़ें उसमें नहीं है। तो अब पीएमएलएन को जो है वो अपने इत्तेहादी जिनमें जो शुजात हुसैन होंगे और आसिफ जरदारी होंगे, इनको एडजस्ट करना पड़ेगा पंजाब में। वो उन्हीं पे बात होगी। यही वजह मुझे लगता है कि जो नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को भी अपना लंदन बुलाया है। तो अब ये मामला ये हैं कि मुस्लिम नून भी ज़ाहिर अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं, इलेक्शन तो लड़ना है उन्होंने। पंजाब में भी वो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे और खैबर पख्तूनख्वा में भी मुकाबला करेंगे। तो इसलिए जो है अब जो पीएमएलएन है वो अपने पंजाब की हद तक जो इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी और अच्छा। शुजात, इनके साथ सीट एडजस्टमेंट के मामला को देखेंगी। मुमकिन है कि ये तीनों जो हैं वो मिलकर ही इलेक्शन लड़ें, क्योंकि अब इमरान खान के मुकाबले के लिए इनको भी जो है या तो सीट एडजस्टमेंट करनी है या एक इत्तेहाद के तहत ही पंजाब में इलेक्शन ये लड़ेंगे। ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर सीट एडजस्टमेंट के उसके ऊपर आकर अगर इंतखाबात लड़े भी जाते हैं तो क्या लगता है आपको कि सीट्स वो जीत सकते हैं ज़्यादा? देखिए, ये तो इंतखाबी माहौल बनेगा। मुस्लिम नून का ये क्लेम है कि हम लड़ेंगे, पंजाब हमारा किला है। और अच्छा। पीटीआई भी क्योंकि इसको पहले कहता भी है, बड़ी बुरी शिकस्त हुई है, पंजाब से ही शिकस्त हुई है नून लीग को। देखें ये किस्म का आम इंतखाब है पंजाब की हद तक। हाँ। तो आम इंतखाबात में थोड़ा सा ज़िमनी इलेक्शन से ज़रा थोड़ी सी सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। ओके। बहरहाल इमरान खान भी जो है वो तेज़ी से सेहतयाब हो रहे हैं। कल उन्होंने वॉक भी की है हल्की हल्की। तो ओके। वो अगले 1 से 2 हफ्तों में जो है वो सड़कों पर या मैदान में आने के लिए फिट होंगे। दोबारा तो से वो- अपनी जो हाँ। कैंपेन है उसको स्टार्ट करेंगे। करेंगे, वो इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए तैयार होंगे। और पीएमएलएन भी जो है वो अब डिसाइड करेगी, क्योंकि इमरान खान ने तो कल जो है अपने जो डिवीजनल कोऑर्डिनेटर्स हैं हर डिवीज़न की सतह पर उन्होंने पार्लिमानी बोर्ड बनाने का कह दिया है और उनसे हर सीट पर 4-4 जो रिकमेंडेशंस मांग ली हैं कि किन को आप टिकट देना चाहते हैं। हर एमपीए की सीट पर जो है वो 4 नाम तजवीज़ किए जाएँ, फिर पार्लिमानी बोर्ड जो है उन 4 में से एक को टिकट जारी कर देगा। तो यूँ अब इंतखाबी सरगर्मियाँ बस चंद दिनों की बात है, उसके बाद शुरू हो जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ये केयर टेकर का मामला है ये 7 दिन तक चलता होता है। अच्छा। क्योंकि वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर के पास भी 3 के दिन हैं और इसी तरह 3 के दिन पार्लियामेंट्री कमेटी के पास हैं, 2 दिन अपोजिशन इलेक्शन कमीशन के पास हैं। तो 8 दिन में हर हाल में इसने फैसला होना है। तो इसलिए उसके बाद जो ही केयर टेकर सीएम बनेगा वो अपनी कैबिनेट बनाएगा और उसके बाद फिर जो है वो इलेक्शन कमीशन अपना शेड्यूल और तारीख जारी करेगा।
उस पर कागजात जमा होंगे और फिर मैदान लगेगा और पता चलेगा कि पंजाब किसका है। पंजाब किसका है, पंजाब का तख्त जो है वो किसके पास जाता है। लेकिन हमने देखा कि जब पंजाब असम्बली तहलील हुई तो नवाज़ शरीफ साहब भी बड़े बरहम हुए, नून लीग की क़यादत पर मरीम नवाज़ साहिबा भी बड़ी बरहम हुई, फिर उन्हें वापस आने की तजवीज़ भी दी गई है। तो कोई है ऐसी खबरें कि नवाज़ शरीफ या मरीम नवाज़ वापस आ रही हैं इंतखाबी मुहिम के लिए? देखिए, मुस्लिम नून के हल्के इस बात तक तो कंफर्म है कि मरीम नवाज़ वापस आएंगी। अच्छा। क्योंकि अब एक और तकनीकी पहलू भी है कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात होते हैं तो इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक जो है अब देखना है कि फेडरल मिनिस्टर्स तो उस कैंपेन में नहीं आ सकेंगे। Exactly, हाँ। अमूमी तौर पर जब बाई इलेक्शन होते हैं तो उसमें जो है वो फेडरल मिनिस्टर या सूबाई मिनिस्टर्स इवन जो हों उनके दाखिले पर पाबंदी होती है उस हल्के की हद तक। तो अब पंजाब और केपी में अगर इंतखाबात होते हैं तो इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते में अब पहली दफ़ा ये तजर्बा सामने आएगा कि वफाक में हुकूमत मौजूद होगी और वो भी जहाँ पंजाब के हवाले से या केपी के हवाले से वो एंटी पीटीआई गवर्नमेंट होगी। तो अब इलेक्शन कमीशन का यहाँ पे ज़ाब्ता जी अप्लाई करता है या नहीं ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वफाकी वज़रा शहबाज शरीफ और तमाम पीडीएम की जो क़यादत है तकरीबन 77 उनके वज़रा हैं इस वक्त, तो वो तो सारे अगर पंजाब में और केपी में दाखिल होने के लिए ही ज़ाब्ता इखलाक के तहत नाहिल हो गए या उनको एलिजिबल ना हुए तो फिर कैंपेन कौन चलाएगा? इसलिए हाँ। फिर यही है कि मरियम नवाज़ कैंपेन चलाएँ, हमजा शहबाज अच्छा। कैंपेन चलाएँ और नवाज शरीफ को भी जो है वो इंतखाबी अमल के करीब करके बुलाया जाए। अच्छा। जिसका बहरहाल नून लीग वाले कहते तो हैं कि हम उन्हें एक मुनासिब वक्त पे वो इंतखाबी कैंपेन को लीड करेंगे, लेकिन पहले मरियम आएगी। बहरहाल हालात इस तरह कोई सरगर्मी नज़र नहीं आ रही कि जिसका मतलब जिसका इंडिकेशन हो कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। अच्छा। अगर नवाज शरीफ यकीनन वापस आ रहे होते तो पंजाब में उनके इस्तकबाल दूसरी चीज़ें एक हलचल और मच एक जाती। हलचल होती, लेकिन लगता है कि मरियम नवाज ही जो है वो कैंपेन चलाएंगी, क्योंकि बतौर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी कैंपेन नहीं चला सकेंगे। फिर उनके वज़रा जिनमें राना सनाउल्लाह भी उनके मतलब अगर देखा राना सनाउल्लाह फेडरल मिनिस्टर है, मलक अहमद फेडरल मिनिस्टर है, तारक फैसल मिनिस्टर है, एहसन इकबाल फेडरल मिनिस्टर है, ख्वाजा साद रफीक फेडरल मिनिस्टर है। तो सारी तो जितनी भी वो उनकी लीडरशिप है वो सारी वफाकी उसमें हुकूमत अब में। ये एक नए तरह का एक्सपीरियंस होना है, तो इसमें देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से क्या फैसला लेता है। लेकिन कब तक इम्कानात है मरीम नवाज के वापस आने में? कोई ऐसी डेट सामने आई अभी हो? तो हम हमजा शहबाज ही वापस नहीं आ रहे, तो उनका सुना था कि 5 जनवरी को आएंगे। अच्छा। लेकिन मुकम्मल तौर पर उनकी एक खामोशी है। हाँ। कभी कभी उनका जो पीआरओ है वो एक उनकी प्रेस रिलीज जारी कर देता है अच्छा। बयान। लेकिन कुछ खबरें उड़ती उड़ती ये भी आ रही हैं अंसार साहब कि शायद ये भी अलग होने वाले हैं, शहबाज ग्रुप अलग और मरीम नवाज और नवाज ग्रुप अलग होने वाला है। सियासी जमातों में इंटरनली जो है वो एक दूसरे के हवाले से तहफ़्ज़ात तो होते हैं। हाँ। लेकिन शायद उस तरह का अभी ये डिसीजन उतना नहीं हम प्रेडिक्ट कर सकते कि अभी ये फौरी अलग हों या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। बहरहाल पीटीआई के अंदर भी कुछ इख्तलाफात होते हैं, सियासी जमातों में जो है वो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के लोग होते हैं। वो तो फिर एक कह लें कि इक़्तिदार में मुस्लिम नून जो है वो पार्टनर है और नवाज शरीफ और मरियम गेम से बाहर हैं। हमजा भी अब तो बाहर है ज़ाहिर है, लेकिन उनका वालिद साहब उनके प्राइम मिनिस्टर हैं। तो अभी हम इतनी आगे नहीं जाके कह सकते कि ये अलग हो जाएंगे। अच्छा। या कुछ, लेकिन जो सियासी तौर पर चीज़ें होती हैं उसमें ये एक नॉर्मल चीज़ है। सियासतदान जो है ना बाप बेटे में भी इख्तलाफ होते हैं। आपने देखा ही है ना बादशाहों की तारीख, बादशाह जो है अपने बेटों को कत्ल कराते रहे। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये पार्टी के अंदर इख्तलाफात आ ही जाते हैं। लेकिन अभी जिस अमल की ज़रूरत है जनाब वो ये है कि अगर क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मकबूल है और उन्होंने जो अपनी इंतखाबी मुहिम है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कैंपेन भी चलाई है, तो अगर नून लीग ने उनको कड़ा उनके साथ मुकाबला करना है तो उन्हें भी अपनी कैंपेन जो है वो अच्छे तरीके से चलाने की ज़रूरत है। कल इमरान खान साहब की मुनहरिफ अरकान जो है उनसे भी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा मैंने नहीं मुलाकात करनी है और ना ही इनसे बात करनी है। कौन कौन उनमें शामिल थे? देखिए, ये फैसल चीमा जो हैं सरगोदा से एमपी हैं, वो हाँ। मुलाकात करना चाहते थे। बुनियादी तौर पर ये 3 नए लोग थे जिन्होंने उस दिन एब्सटेन किया था एतमाद के वोट में। एब्सेंट हुए थे ना उस दिन। हाँ जी, खुरम लगारी, मोमना वहीद और ये फैसल फारूक चीमा।
फैसल फारूक चीमा ने बाद में वजाहत की, मेरे बेटे का मसला था, वो अमेरिका जा रहा था, मैं इस्लामाबाद था, एयरपोर्ट पे था, रास्ते में धुंध थी, अच्छा। वापस नहीं आ सका। बहरहाल उन्होंने वजाहत दी और मुलाकात की ख्वाहिश भी की है। लेकिन पीटीआई की क़यादत ये कह रही है कि उन्होंने इमरान खान ने मुलाकात से साफ इनकार कर दिया है। गो फैसल फारूक चीमा ने जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात हो गई है इमरान अच्छा। खान से, लेकिन फवाद चौधरी ने कहा कि कोई मुलाकात नहीं हुई और यही हिदायत की गई है मुनहरफ अरकान को कि इमरान खान से बराह रास्त नहीं मिलेंगे, वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर के सामने पेश हों और पार्टी के सेंटर सेक्रेटेरिएट को अपने शो का नोटिस का जवाब दें जो उनको इशू किया गया कि क्यों एतमाद के वोट के मौका पर वो क्यों एब्सटेन रहे, क्यों गैर हाजिर रहे। तो वो बात तो दुरुस्त है। जो मतलब खुर्रम लगारी के हवाले से हमने देखा है कि वो 4 दफ़ा जो है कभी लेफ़्ट हुए हैं, कभी राइट हुए हैं। वो एक वक्त में वो जहांगीर टीम के साथ थे, फिर वो कुछ दिनों के लिए अलीम खां के साथ गए, फिर उन्हें बड़ी मुश्किल से मोनसलाई मना कर लाए। अच्छा। अब फिर उन्होंने एब्सटेन कर लिया। तो आपको ये भी पता है ना, उनके वालिद साहब ने उनको आग कर दिया है इसी बात पे कि ये ठीक है, मतलब एक हम sustainability नहीं है उनके हम अंदर, हाँ। पीटीआई के साथ हैं हाँ। और इसने जो ऐसा एक्ट किया है जिससे पीटीआई को डैमेज किया, इसने नुकसान पहुंचाया, तो उन्होंने अपने बेटे को ही आग कर दी है। तो ये मतलब एक जगह आप नहीं टिकेंगे तो फिर उसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। और जनाब, क्या पॉलिटिकल सिनेरियो रहा है? पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है, नोटिफिकेशन भी उसका जारी हो चुका है, आगे निगरान जो हुकूमत है वो कौन सी आएगी, उस हवाले से अभी फैसला होना बाकी है। लियाकत अंसारी साहब, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ मौजूद है। लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए। और जनाब, ये पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से अपडेट थी जो हमने आपके साथ शेयर की। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस पर। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो रही है टेक्नोलॉजी की दुनिया के हवाले से। तो टेक्नोलॉजी ने हम सब की ज़िंदगियों में ना एक इनकलाब बर्पा कर रखा है। हम सब सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के इतने आदी हो चुके हैं कि उनके बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर करना भी हमारे लिए मुमकिन नहीं रहा है। जहाँ सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, वहाँ साइबर क्राइम की शरह में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन जनाब, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमेशा मनफी ही नहीं होता, इसका मुस्बत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और दुनिया भर में करोड़ों लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के इस्तेमाल से लाखों रुपए महाना कमा रहे हैं। और अब तो ये काम और भी आसान होता जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग वेबसाइट यूट्यूब ने अपने कंटेंट क्रिएटर्स को साल 2023 का एक बड़ा तोहफा दे दिया। यूट्यूब ने तस्दीक की है कि दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तानी भी फरवरी 2023 से यूट्यूब शॉर्ट्स के ज़रिए पैसे कमा सकेंगे। तो यूट्यूब शॉर्ट्स स्ट्रीमिंग वेबसाइट का एक नया वर्जन है जहां कंटेंट क्रिएटर्स टिकटॉक की तरह अपनी जो शॉर्ट वीडियोस हैं वो शेयर कर सकते हैं। और गुज़श्ता 1 साल से हम देख रहे हैं कि यूट्यूब शॉर्ट्स की मकबूलियत में इजाफा देखने में आया है और अब यूट्यूब ने उससे पैसे कमाने के फीचर को भी शुरू कर दिया है। इस नई अपडेट के साथ यूट्यूब नए तख्लीकारों को उनकी मेहनत और तख्लीकी सलाहियत से फ़ायदा उठाने का एक ज़बरदस्त मौका भी फराम कर रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जनाब, यूट्यूब शॉर्ट्स में कौन सी वीडियोस मोनेटाइज हो सकेंगी और क्या कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कोई उम्र की हद भी रखी गई है और इन शॉर्ट्स के मदद से हम किस तरह पैसे कमा सकते हैं। ऐसे और भी बहुत से सवाल हैं जनाब जो यूट्यूबर्स के लिए नहायत ही मुफीद साबित होने वाले हैं, जो आज हम अपने मेहमान से करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहजाद मिर्ज़ा, हैं डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं। शहजाद साहब, आपको वेलकम कहती जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त। शहजाद साहब, ये यूट्यूब ने जो नया एक वर्जन अपना निकाला है यूट्यूब शॉर्ट्स, इस हवाले से बताइए ये है क्या और कब से ये शुरू हो, पिछले साल से शुरू हो चुका था क्या ये पहले शुरू हुआ था हाँ। जो कि क्रिएटर्स फंड्स के नाम से था। इसमें $100 मिलियन जो थे फंड्स में थे। और यूट्यूब कर क्या रही थी कि जिनके बहुत अच्छे चैनल चल रहे थे, जिनके पास बहुत अच्छे व्यूज़ थे शॉर्ट्स के, अचानक उनसे खुद रब्ता करते थे और उनके अकाउंट्स में डालते थे पैसे। ओह वाओ। ये अक्सर औकात होता था, $500,000 डालते थे, लेकिन हर एक बंदे को दे नहीं रहे थे। इन्होंने प्लान किया इसको, अब इसे लॉन्च किया, जैसे बाकी सारे जो है ना रील्स और बाकी सारे इस तरह के शॉर्ट वीडियोज़ वाले प्लेटफॉर्म कर रहे हैं। इन्होंने लॉन्च किया कि अब ये रेवेन्यू शेयरिंग होगी इस पर,
जैसे पहले इनकी लॉन्ग फॉर्म जो वीडियोस थी वैसे इसमें शेयरिंग होगी। इसमें फार्मूला इनका ये है कि जो एडवर्टाइज़र जो ऐड चलाएंगे तो उनसे जो ये पैसे चार्ज करेंगे ये 45% उनका जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये ऐसे चैनल्स के साथ जिनके शॉर्ट्स के सेंटर में कहीं वो ऐड नज़र आते हैं। अच्छा ठीक है, तो लेकिन ये मतलब किस तरह का इसका कंटेंट होना चाहिए जो वायरल हो सकता है, ख़ासतौर पर ये रील्स यहाँ पे यूट्यूब शॉर्ट्स के हवाले से? सबसे पहले तो कंटेंट की ना निश की बात है कि निश कौन कौन सी हो। निश मीन कि उसकी जो कैटेगरी है किस तरह की कैटेगरी में काम करें। आप देखें हर बंदे ने कोई ना कोई अपना उसका पैशन है, उसका लाइक हेल्थ है, फैशन है, कुछ भी है, तो वो अपने पैशन को अगर जहन में रखता है और निश पे काम करता है, ऐसी वीडियोस क्रिएट करता है, उसके पास उस पैशन वाली चीज़ के अंदर डेप्थ होगी। अच्छा, तब उसके कंटेंट में डेप्थ आएगी। एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला, लोग पसंद उस वीडियो को करते हैं जिस वीडियो में जो बंदा करके दिखा रहा है वो ना कर सके। ये पहला फार्मूला है। ओके। अगर लोगों को पढ़ना पड़े बहुत सारा और उनमें से उनको की पॉइंट्स निकालने पड़े, लेकिन कोई बंदा ऐसा करे जो कि पहले पढ़ चुका हो और की पॉइंट्स शॉर्ट सी वीडियो में बता दे, फ़लाँ करना तो ये करें, फ़लाँ करना तो ये करें। फॉर एग्जांपल वेट लॉस की जो निश है, अगर इसमें काम करना हो, कोई बंदा सिर्फ ये बता दे कि 4-5 जो टिप्स हैं ये इतने दिनों में आपके वेट को इतना लूज़ करेंगी। अगर वो ऐसे नंबर्स दे के वो लुबे लबाब उसका बताएगा तो फिर वो कंटेंट हिट हो सकता है। और अगर बंदों को पढ़ना पड़ेगा तो क्या कहते हैं पंजाबी में, पढ़ने पड़ गया ये वो सीन होता है ना, लोग पढ़ना नहीं चाहते। दूसरी बात एक और है कि लोगों के अंदर जो महरूमियाँ होती हैं ना, ये इसके जो एंटी चीज़ है, लाइक वो कमज़ोर हैं और वो हीरो को देख के पसंद करते हैं। फिल्म में हीरो को फाइनली स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए। अब इसमें इनको कंटेंट कैसा चाहिए जिसमें लग्जरी माहौल हो या कुछ मफूकल फितरत माहौल हो। यानी लोग कर रहे हैं इसमें एडिटिंग करते हैं और ऐसा कंटेंट बनाते हैं इसको, जो लोग खुद नहीं कर पा रहे उनको वो चीज़ ऑसम लगती है। ओके। ऐसी चीज़ वो पसंद करते हैं। आप उसको किसी भी निश में लेके आए तो देखिए इंशाल्लाह कंटेंट वायरल होगा। मतलब इस तरह की चीज़ें ज़्यादा वायरल होती हैं, आपकी ज़्यादा रीच बढ़ेगी। अच्छा, कितने फिर व्यूज़ होने चाहिए ये यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर? पहली बात तो इसकी जो सब्सक्राइबर्स हैं आपके चैनल पे होने चाहिए 1000। ओके। और दूसरी बात आपकी जो शॉर्ट्स की व्यूज़ हैं ये 10 मिलियन होने चाहिए। ओके, 10 मिलियन। 10 मिलियन एक यूट्यूब शॉर्ट्स की बात हम कर रहे हैं। 10 मतलब मिलियन एक जो होने चाहिए। छोटी सी वीडियो होगी उसके ऊपर 10 मिलियन आपके व्यूज़ होने चाहिए। हाँ जी, लेकिन जिस तरह से ये अपनी पॉलिसी को चेंज कर रही है, अच्छा। ये असल में लॉन्च कर रही है आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब। तो शायद ये कल को थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करे। ठीक है। फिलहाल उसने होता है ना जो टॉप के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं इनके लिए डोर्स ओपन किए हैं, लेकिन टॉप का कंटेंट क्रिएटर अगर आप आज भी शुरू करते हैं तो बन नहीं सकते। यही काम लोग टिकटॉक पे करते थे, तो वहाँ पे देखें कितने कितने व्यूज़ हैं उनके। एक एक वीडियो के मैंने खुद देखे हैं 32 मिलियन व्यूज़, और ये पाकिस्तानी कंटेंट है। ओके। ऐसा मुमकिन है, बस कंटेंट में जान होगी तो अचानक कहीं से वायरल हो जाएगा। लेकिन किस तरह का, मतलब आप एक्सप्लोर करते रहते हैं, आप खुद भी ये सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, तो ज़्यादातर जो आपको देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे किस तरह का कंटेंट वो प्रोड्यूस भी करें जिसकी वजह से वो वायरल हो सकते हैं? हाँ जी, सबसे पहले तो ये जो शॉर्ट वीडियोस की निश होती है ना, इसमें फैशन, लग्जरी, ये कंटेंट तो बहुत ये चलता दो है। जो है वो ज़्यादा मैटर करते हैं। ये हर एक इलाके का ना कल्चर होता है। आप देखेंगे पाकिस्तान का जो कल्चर है ना, इसमें हर बंदे को ज़्यादा पैसा कमाना बाकी दुनिया से अच्छा लगता है। एग्जैक्टली। जहाँ पे लोग किसी भी सूरत में पैसा कमाना चाहते हैं, वो काला हो या वाइट हो, उन्हें कोई हाँ जी उनका मसला नहीं है, वो पैसा कमाना चाहते हैं। अगर वो नहीं कमा पा रहे तो उनके ज़हन में जो ख्वाब है ना वो दिखा दें उनको। लग्जरी गाड़ियाँ, लग्जरी घर और इस तरह की चीज़ें। इवन कई जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ये रेंट पे लेते हैं घर। अच्छा। रेंट पे लेते हैं सिर्फ अपनी गाड़ियाँ। वीडियोस के लिए? यस, रेंट पे गाड़ियाँ लेते हैं, रेंट पे घर लेते हैं और वहाँ पे जाके शूट करते हैं और अपने आप को दिखाते हैं काफ़ी अमीर हैं। इनमें से कई लोग अमीर भी हैं या फिर लेटर ऑन वो अमीर हो जाते हैं। तो मुझे एक जो है ना यूएसए का एक बड़ा मशहूर एक मकौला है जो वहाँ के लोग काफ़ी फॉलो करते हैं, फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक अमीर नहीं बनते तो अमीर होने की एक्टिंग तो करें ना। अब ये जो एक्टिंग है ये लोगों को अपील करती है। अच्छा। आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर आप चलते फिरते जगह जगह पे अपना ये स्टाइल दिखाएं कि आप खाते पीते अमीर हैं या खूबसूरत हैं या फैशनेबल हैं या आपकी ऑडियंस बहुत सारी है
आपको लोग पसंद बड़ा करते हैं, यानी उर्फ़ आम में सिर्फ एक चीज़, शोखी मारें। ठीक है। ये शोखी जो है चंद सेकंड में मार सकते हैं ना, हाँ। तो ये कंटेंट वायरल होने के चांसेस काफ़ी हैं। या फिर दूसरी तरफ कंटेंट आता है जो वाकई वैल्यूएबल कंटेंट होता है, लाइक तहकीक वाला कंटेंट। कई लोग इसमें कर रहे हैं, तहकीक करते हैं साइंस पे, फलां पे Exactly, और हाँ, मौज़ूआत हाँ, बिल्कुल पे, ऐसे और ही। उसको चंद सेकंड के अंदर बयान करते हैं। इसके बाद वो शॉर्ट वीडियो से वो लोगों को कहते हैं कि आप मेरी लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी देखें। ओके, ठीक है। नहीं तो शॉर्ट वीडियो की शहजाद साहब कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए? जो इसका स्वीट स्पॉट है ना, वो हाँ। है 30 सेकंड्स 30 सेकंड्स जी। में आपने अपनी जो बात है वो मुकम्मल करनी है। अगर इसे शॉर्ट वीडियो कर सकते हैं लाइक 15, ये अच्छा। और भी बेटर है। ओके। आप देखिए लोगों के पास वक्त नहीं है। हाँ। लोग, मेरे पास ना मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, इसमें मैं सिखाता हूँ लोगों को हाउ टू मेक मनी। शुरू में मुझे लगा कि अगर मैं ये बताऊंगा कि पैसे आपने ऐसे कमाने हैं और ये पूरे लेक्चर्स होंगे तो लोग पूरी वीडियो देखेंगे। ऐसा नहीं होता। अच्छा। ये लेक्चर्स इंतहाई वैल्यूबल होने के बावजूद पता क्या होता है, लोग 25 से 30% लोग जो है पूरी वीडियो देखते हैं, बाकी नहीं देखते। बाकी देखते क्यों नहीं है? आप उनकी ना साइकोलॉजी को ज़हन में रखें। सबसे पहली बात, वो कहते हैं ये कंटेंट गुड है, मैंने इसे देखना है, ठीक अभी है। मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में देखूंगा। बाद में देखूंगा, वो फिर भूल जाते भूल हैं। जाता है। हाँ। सबसे बड़ा मसला ये आता है, आपका फैन क्लब मौजूद है लेकिन सारा देखता नहीं है। अगर आप ऐसा करें, जो मेन चीज़ें आपकी हैं उनको आप थोड़ा सा छोटी एक वीडियो में बयान करें, शॉर्ट वीडियो में, लॉन्ग फॉर्म को वैसे लहजा से कर दें, और शॉर्ट वीडियो जो है लोग फ़ौरन देख लेंगे चंद सेकंड्स में। एग्जैक्टली। तो इस तरह से कंटेंट चल जाएगा। लोगों के पास जो वक्त नहीं है ना, इसको इस्तेमाल करना चाहिए और शॉर्ट वीडियोस पे काम करना शॉर्ट। चाहिए। अच्छा, तो क्या जिस तरह लॉन्ग वीडियोस का आकार रहता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर उसको अपलोड करना चाहिए, कि शॉर्ट वीडियो का भी यही है कि रोज़ाना की बुनियाद पर अपलोड जी, जी। करना है और कितनी अपलोड हाँ करनी जी, है? चंद एक चीज़ें इसकी बड़ी नोट करने वाली हैं। गूगल जो है ओवरऑल पूरे प्लेटफॉर्म पे 2-3 चीज़ों का बहुत ख़ास ख्याल करती है। ठीक है। नंबर 1, आपका जो कंटेंट है उस नीश के अंदर आपकी ओवरऑल टॉपिक पे ग्रिप कितनी है। ओके। फॉर एग्जांपल, आपकी उसी मौजू से जो एडजेसेंट जो मौजू हैं सारे, इन पे कई वीडियोस हो चुकी हों, 50, 100, 200, 300, 400 वीडियोस हों, आहिस्ता आहिस्ता आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती है। आप आज चेक कर लीजिएगा, कोई नया चैनल है, शुरू करें, 100 वीडियोस के पास पहुंचेंगे तो वीडियो चलना शुरू होंगी, इससे पहले चलती नहीं है। इसकी वजह ये थी, पहले डोर्स ये ओपन थे ना, तो लोग इसको यूज़ करते थे। 2, 3, 4 ऐसी वीडियोस क्रिएट करते थे, उससे ट्रैफिक जनरेट करना और मैनिपुलेट करना इनके सिस्टम को। ये आहिस्ता आहिस्ता रास्ते बंद कर रही है, चाहे गूगल में वेबसाइटें रन करती हैं, चाहे यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियोस। लिहाजा जो सीरीज उनको नज़र आता है ना, तो ये उसको ध्यान देते हैं कि इसको मौका दें। ओके। दैट मीन्स कि अपने मौजू पे मज़ीद कंटेंट करते रहें। दूसरी बात है फ्रेशनेस फैक्टर। खबर जो है ना, जैसे होता है ना, ताज़ी हो तो उसका मज़ा आता है, रोटी भी ताज़ी हो मज़ा आता है। वीडियो भी जो आज से 3-4 साल पहले की है, वो आज से शायद रेलिवेंट नहीं होगी। मैं कैसे बताऊँ धुंध आज है कि नहीं है? एग्जैक्टली। अगर वो आज की वीडियो आज की टाइम स्टैम्प के साथ लगी होगी हाँ। तो लोग देखेंगे, वाओ इतनी धुंध है आज। अगर वो 6 माह पुरानी की वीडियो है, वो रेलिवेंट नहीं है। तो फ्रेशनेस फैक्टर को जो है ना बदलने रखते हुए यूट्यूब कहती है कि आप कंटेंट लगाते नहीं। मेरे ख्याल में रोज़ाना जो है ना कम से कम 1 और बेहतर है कि 2 से 3 शॉर्ट्स लगाएं। ठीक है, ये डेली रूटीन है। हाँ जी। और अगर आपको क्वालिटी का ध्यान करना पड़े, क्वांटिटी को अगर छोड़ना पड़े तो दैट्स गुड। क्वालिटी कम्स फर्स्ट। आपने क्वालिटी क्या है, आप किसी वीडियो में ऐसा करें कि जो फर्स्ट 3 सेकंड्स है इनमें अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करें। इवन ये है कि अगर आपने विद इन 2 सेकंड्स कर लिया, इंशाल्लाह ज़्यादा वो वायरल होगी। ये कई वीडियोज़ में हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ में से वो क्लिप काटते हैं और उसमें जो दिखाते हैं हम छोटे मोटे उसमें ओवरलेज और बाकी चीज़ें इस अंदाज से दिखाते हैं, फ़ौरन अटेंशन ग्रैब करें। टेंशन ग्रैब हो जाती है, जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है वो फिर आपको Yes. वो पूरा, वो जो वॉच टाइम होता है वो फिर पूरा हो पूरा हो जाता है। अच्छा, तो कितनी देर बाद जो है वो पैसे कमाना शुरू हो जाएंगे अगर ये शॉर्ट वीडियो से? हाँ जी, इसका फार्मूला ये है कि तकरीबन आपको 3 माह लगते हैं। 3 माह, ठीक और है। हमारे यहाँ पे ऐसे मोस्टली लोग सुनते हैं ना जब ये बात, तो बड़ा रिलक्टेंस सा फील करते हैं कि 3 माह। 3 महीने हमें मेहनत करनी हाँ जी, पड़ेगी। आप अंदाज़ा कीजिए अगर आपको कल को बैठे बैठे पैसे आते हैं, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट है ये, आप एंटरटेनमेंट से पैसे कमाते हैं, तो ठीक है। कितना आसान सा काम था, 3 माह इन्वेस्ट कर लें। अगर किसी पढ़ाई में या किसी जगह पे जॉब पे आपने 3-4 साल ज़ाया कर दिए हैं और वो पैसे नहीं कमा सके, यहाँ पे जो अक्सर लोग पैसे कमाते हैं $500 से लेकर वो $1000 तक होते हैं, लेकिन कई लोग जिनको मैं जानता हूँ उनके 20-25 हज़ार डॉलर तक भी इनके आते हैं। अच्छा। यानी पैसे तो अच्छे खासे आते हैं। आप ये देखिए,
मुझे ये जो मेहनत करनी पड़नी है लॉन्ग टर्म के लिए है। दूसरी एक और चीज़ है, उन पैसों पे ध्यान नहीं रखना चाहिए। अच्छा, इसकी वजह क्या है? ठीक है। आप सिर्फ ऑडियंस बिल्डिंग पे ध्यान करें और उनकी इंगेजमेंट पे ध्यान करें। आप देखिए कोई भी एक चैनल शुरू कीजिए, उसकी बाई प्रोडक्ट्स होंगी, कितनी सारी बाई प्रोडक्ट्स उसकी होंगी। फॉर एग्जांपल आपको स्पॉन्सर कंटेंट मिल जाएगा करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप कोई नई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक कोई हर्बल चीज़ें, कोई फलां चीज़ें सेल करना शुरू कर सकते हैं। मेरे पास शुरू में ना जब 2000 लोग थे चैनल पे, तो मैंने थोड़ी सी बस मेहनत की उससे और 2 से 3 लाख कमाना शुरू कर दिया। अब मेरे पास कोई 2.25 लाख हैं, तो अगर मैं ध्यान दूंगा तो अच्छा खासी अंदाज से कर लूँगा। यानी उसकी बाई प्रोडक्ट्स हैं। बस आप ये देखिए कि आपने उनको इंटाइज कैसे करना है यूज़र को, जो आपको देखता है, ठीक है, उसके साथ इंगेजमेंट कैसे आपने रखनी है अच्छे अंदाज से, इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है। मतलब अच्छे तरीके से अगर ध्यान देना शुरू करेंगे तो आप यूट्यूब से भी, सोशल मीडिया से भी अच्छे खासे पैसे घर बैठे कमा सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि आपने फोकस होके उसके ऊपर ध्यान देना है और काम करना है। हमारे साथ शहजाद मिर्ज़ा डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट मौजूद थे। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और यूट्यूब की जो नई वर्जन हमारे सामने आया है, यूट्यूब शॉर्ट्स जो दोबारा से इसका आगाज़ किया गया है, तो जनाब उस हवाले से हमने बात की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए और कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।